friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन का लेखांकन। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता दें कि यह वीडियो ट्यूटोरियल अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन का लेखांकन का तीसरा पार्ट है। इसके पिछले दोनों पार्ट्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस थर्ड पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं, स्पेशली अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, उसमें इस पहला पॉइंट होगा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, निर्गमन का अल्प अभिदान। यानी यदि कोई इशू अंडर सब्सक्राइब है तो उसका मतलब क्या है, यानी कब कोई इशू अंडर सब्सक्राइब माना जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग यह जानेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में इशू के अकाउंटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्गमन का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, या कंपनी की पुस्तकों में जो लेखांकन प्रविष्टियां होती हैं वह अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा वह होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, यानी न्यूनतम अभिदान क्या है। साथ ही साथ कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन लागू होती है, और यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम इशू सब्सक्राइब है तो उस परिस्थिति में इशू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर इशू सब्सक्राइब है तो उस परिस्थिति में इशू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। इन सब बिंदुओं को हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल का तीसरा और अंतिम जो पॉइंट्स है वह है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, निर्गमन का अति अभिदान। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कब उत्पन्न होती है एवं इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाता है। यानी इशू यदि ओवर सब्सक्राइब है तो कंपनी उसे किस प्रकार से मैनेज करती है, और साथ ही साथ इनमें विभिन्न परिस्थितियों में लेखांकन पुस्तकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेखांकन प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में हम लोग इन परिस्थितियों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, निर्गमन का अल्प अभिदान। सबसे पहले यह जानेंगे कि कब कोई इशू अंडर सब्सक्राइब होता है, या कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो इशू है उसको अंडर सब्सक्राइब इशू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेके आती है तो उसे सबसे पहले अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, और प्रॉस्पेक्टस में उसे अपना इशू साइज भी बताना होता है कि कितने अंशों को वह बाजार में निर्गमित करेगी या सार्वजनिक रूप से निर्गमित करेगी। इसे हम नंबर्स ऑफ शेयर इशूड कहते हैं। और जब कंपनी के शेयर्स को खरीदने के इच्छुक लोग आवेदन करते हैं अंशों को खरीदने के लिए, तो कंपनी के पास जितने संख्या में कंपनी के अंशों के आवेदन प्राप्त होते हैं उसे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर कहते हैं। इन दोनों का संबंध, यानी यदि नंबर ऑफ शेयर इशूड ज्यादा है जबकि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर कम है, तो इस परिस्थिति को अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू या निर्गमन का अल्प अभिदान कहते हैं। इसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि यदि कोई कंपनी 1 लाख अंशों को जारी करती है, 1 लाख शेयर इशू करती है, और यदि इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं वह केवल 90,000 अंशों के लिए ही प्राप्त होते हैं, 90,000 शेयर्स के लिए ही प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार देखें
तो इशू साइज है 1 लाख की और एप्लीकेशन जो है वो है 90,000 अंशों का, 90,000 शेयर्स का। तो इशू बड़ा है और अप्लाइड फॉर छोटा है। तो इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? तो इस परिस्थिति को हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, निर्गमन का अल्पाभिधान। अर्थात किसी कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए सभी अंश कई बार जनता द्वारा क्रय नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा जनता को जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या की तुलना में क्रय किए गए शेयरों की संख्या कम होती है। ऐसी स्थिति को अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू अर्थात अंशों का अल्प अभिधान कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अंडर सब्सक्राइब की कंडीशन में, यानी यदि कोई इशू अंडर सब्सक्राइब है तो वह मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो इशू कैंसिल कर दिया जाता है, इशू को निरस्त कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यह तो रही अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू की कंडीशन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई इशू अंडर सब्सक्राइब है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता दें कि यदि कोई इशू अंडर सब्सक्राइब है तो जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं केवल उन्हीं से संबंधित जनरल एंट्री की जाती है। यहाँ नंबर ऑफ इशू शेयर से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात एप्लीकेशंस जितने अंशों के लिए प्राप्त होंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री उन्हीं संख्या के आधार पर की जाएगी। अर्थात यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में अकाउंटिंग एंट्री की यदि बात करें तो यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई स्पेशल चेंज होने वाला नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने अंशों के लिए आवेदन आएंगे उतने अंशों के लिए हम अलॉटमेंट करेंगे, उतने अंशों के लिए हम कॉल्स करेंगे, उतने अंशों के लिए सारी राशियां यथा समय प्राप्त होंगी, सभी अमाउंट्स एज इट इज रिसीव होंगे। इसलिए यहाँ एंट्री में नंबर ऑफ इशू शेयर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर से लेना देना है। जितने सब्सक्रिप्शन प्राप्त होंगे अकाउंटिंग एंट्रीज उन्हीं के आधार पे होगी और इस प्रकार यहाँ किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो हमें अलग से इसके लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की, दूसरी कंडीशन की, और जो दूसरी कंडीशन है वह है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिधान। स्टूडेंट, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए जानते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का यहाँ क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अभिधान एक लिमिट है, एक सीमा है। जिस सीमा से कम यदि इशू सब्सक्राइब है तो वह इशू समाप्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। और इस प्रकार से निर्धारित जो सीमा होती है, जो कट ऑफ होता है, उसी को कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन का तात्पर्य या मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जो अभिप्राय है वह उस राशि से है, उस अमाउंट से है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विचार में कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंशों के निर्गमन के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त किया जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपना इशू लाती है या कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है पैसा प्राप्त करना, पूंजी प्राप्त करना। और पूंजी क्यों प्राप्त करती है? क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो वही बात यहाँ उल्लिखित है कि कोई कंपनी अपनी जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंशों का निर्गमन कर रही है उन आवश्यकताओं को कम से कम कितने रुपए में, कम से कम
कितने अमाउंट में पूरा किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को उस पर्टिकुलर इशू का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी यदि उतना पैसा प्राप्त हो गया तो कहा जाएगा कि इशू मिनिमम सब्सक्राइब्ड है। यदि उस सीमा से कम पैसा प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम है, और यदि उससे अधिक पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि इशू अंडर सब्सक्राइब तो है लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड है। तो इस प्रकार यह मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वह एक लिमिट है, एक निर्धारित राशि है, एक निर्धारित संख्या है। स्टूडेंट्स, कंपनी अधिनियम में उल्लिखित व्याख्या के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अभिप्राय या मिनिमम सब्सक्रिप्शन से तात्पर्य उस राशि या उस अमाउंट से है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विचार में कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंशों के निर्गमन के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त हो और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती हो, जिसमें पहला है किसी खरीदी गई या खरीदने योग्य संपत्ति का मूल्य जिसका भुगतान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्गमन की प्राप्त राशि से हो जाए। दूसरा, कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाने वाला कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय और अंशों के निर्गमन के संबंध में देय कोई अंडरराइटर कमीशन या ब्रोकरेज या अन्य कोई कमीशन। और थर्ड, यदि उपरोक्त दोनों के लिए यदि कंपनी ने कोई पूंजी उधार ली है, कोई पैसा उधार लिया है, कोई लोन उधार लिया है, तो उस लोन के अमाउंट को पूरा करने के लिए, उस लोन के अमाउंट का रीपेमेंट करने के लिए, फोर्थ कंपनी की वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड फिफ्थ कंपनी के सामान्य व्यापार के संचालन के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनके लिए यदि कोई जरूरी एक्सपेंस हो तो इन सब को पूरा करने के लिए जितने अमाउंट की ज़रूरत होती है, जितनी राशि की ज़रूरत होती है, यदि कोई इशू उस अमाउंट तक सब्सक्राइब है तो कहते हैं कि इशू मिनिमम सब्सक्राइब्ड है। और इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट का जिक्र प्रॉस्पेक्टस में भी किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई कंपनी अपना इशू लाती है। स्टूडेंट्स, नई कंपनियों के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि कोई कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ है, यानी कोई नई रजिस्टर्ड कंपनी है और वो अपना फर्स्ट इशू लेके आती है और उसका इशू यदि मिनिमम सब्सक्राइब नहीं होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट तक यदि सब्सक्राइब नहीं होता है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं प्राप्त होता है, यानी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त नहीं होगा और कंपनी का अनिवार्य समापन हो जाएगा, कंपनी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए नई कंपनियों के लिए यह मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लक्ष्मण रेखा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो बाधा है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यदि कोई पुरानी कंपनी है जो अगर अपना इशू लेके आती है और इशू मिनिमम सब्सक्राइब नहीं होता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसका इशू जो है वो निरस्त हो जाएगा, फिर दोबारा वो अपना इशू लेके आएगी एक निश्चित समय सीमा के बाद। लेकिन नई कंपनी के लिए तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी कि यदि उसका शेयर मिनिमम सब्सक्राइब नहीं है, उसका इशू मिनिमम सब्सक्राइब नहीं है, तो उसे रजिस्ट्रार कार्यालय से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त नहीं होगा और वह कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। और यदि कोई कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है तो उसका अनिवार्य समापन हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है कि इनकॉर्पोरेशन के कितने समय के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त करना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, यह मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो सीमा है वह कंपनी को 120 दिन में प्राप्त कर लेना होता है। अर्थात कोई कंपनी जिस डेट को अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करती है उस डेट से 120 डेज यानी 4 महीने के अंदर, यानी 120 दिन के अंदर उसका इशू जो है
वह मिनिमम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और यदि कोई कंपनी ऐसा कर पाने में असमर्थ होती है, यानी कोई कंपनी अगर 120 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट पार नहीं करती है या उसका इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सीमा को पार नहीं करता है, तो उस कंपनी को अपने इशू के लिए प्राप्त सभी एप्लीकेशन अमाउंट को अगले 10 दिनों के अंदर, यानी 120 दिन तो लिमिट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कट ऑफ डेट तक, अंतिम डेट तक यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट कंपनी क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसके बाद के 10 दिनों के अंदर उसे अपना एप्लीकेशन अमाउंट, जो भी उसे एप्लीकेशन पे राशि मिली है, प्राप्त हुई है, उसे सभी शेयर होल्डर को वापस कर देना होगा, 10 दिन के अंदर लौटा देना होगा। और इस प्रकार से यह जो लौटाने की समय सीमा है, एप्लीकेशन अमाउंट को वापस करने की सीमा है, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के दिन से 130 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस अमाउंट को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित लौटाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस इंटरेस्ट अमाउंट को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, और उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से, उनके व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी है उससे इस अमाउंट का भुगतान किया जाता है, इस ब्याज के अमाउंट का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर के। अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर के जो अगली बात हम लोग देखने जा रहे हैं वह है सेबी की गाइडलाइन की। स्टूडेंट, यहाँ हम आपको बता दें, सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करती है। तो इसका रोल भी इस इशू के संबंध में या इशू ऑफ शेयर्स के संबंध में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंपनी अफेयर्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका रेगुलेशन करती है, और साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट हैं उनकी भी ये सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम बॉडी है जिस पर ये नजर रखती है। तो आइए बात करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के संबंध में जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, जो सेबी के नॉर्म्स हैं, वो क्या हैं। स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के संदर्भ में जो सेबी की गाइडलाइन है वह यह है कि यदि कोई कंपनी अपना सार्वजनिक निर्गमन जारी करती है, अपना पब्लिक इशू लेके आती है, और यदि उसका इशू सभी स्रोतों से, जैसे अंडरराइटर्स के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा या जनता के द्वारा कुल मिलाकर 90% से कम सब्सक्राइब होता है, 90% से कम बिकता है या 90% से कम खरीदा जाता है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन की इस स्थिति में कंपनी को अपना पूरा सब्सक्रिप्शन अमाउंट वापस करना होगा, तथा जो इशू है वो कैंसिल हो जाएगा, वो इशू जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर के सेबी की भी गाइडलाइन स्पष्ट है कि 90% अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो क्या होगा, इशू कैंसिल होगा, और कम से कम यदि 90% सब्सक्राइब है तो वो इशू अलॉट होगा, और यदि 90% से ऊपर सब्सक्राइब है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट है वो 90% तक की है। 90% से ऊपर सब्सक्राइब होता है इशू, तो ये माना जाता है कि इशू जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा सब्सक्राइब है, और ऐसी परिस्थिति में इशू जो है वो कंटिन्यू होता है, वो उसका अलॉटमेंट होता है, उस पर कॉल्स करी जाती हैं। तो ये तो रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी न्यूनतम अभिदान की दशा। स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात है, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड, यानी वह इशू की ऐसी परिस्थिति है जो अंडर सब्सक्राइब्ड इशू की कैटेगरी में आती है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले अंडर सब्सक्राइब्ड
इशू जो है उसकी अकाउंटिंग कंडीशन को डिस्कस किया था और उसमें भी मैंने बताया था कि इसमें किसी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी दशा में वो अंडर सब्सक्राइब इशू ही होता है। तो यहाँ पर भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में भी किसी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, अर्थात जितना सब्सक्राइब इशू होता है उतने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। यहाँ इशू साइज से कोई लेना देना नहीं है, जितना सब्सक्राइब्ड होगा जितने के लिए आवेदन आएंगे। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर की सीमा के लिए आवेदन है तो इशू कंटिन्यू होगा और अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मान करके इशू की अकाउंटिंग की जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, निर्गमन का अति अभिदान। स्टूडेंट्स, यह ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू का ठीक उल्टा है। यानी यदि नंबर ऑफ शेयर इशूड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, द इशू इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब्ड इशू। यानी जब कोई कंपनी जितने अंश जारी करती है, जितने अंशों का निर्गमन करती है, यदि उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि निर्गमन जो है वो अति अभिदानित है, ओवर सब्सक्राइब्ड है, ज्यादा खरीदा गया है। तो इस परिस्थिति को हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है, लेकिन उसके पास शेयर खरीदने के लिए जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनकी संख्या है 1,20,000 शेयर की। अब जारी किया गया 1 लाख और आ गए आवेदन 1,20,000 की। तो यह परिस्थिति देखें तो इसमें नंबर ऑफ इशू जो है वो कम है, एप्लीकेशन रिसीव्ड या अप्लाइड फॉर या सब्सक्राइब शेयर जो है उनकी संख्या ज्यादा है। तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, अर्थात when the number of share applied for is more than the number of share offered for issue, such a situation is called over subscription। अर्थात जब आवेदित अंशों की संख्या अधिक हो निर्गमित अंशों की संख्या से, तो ऐसी परिस्थिति को अति अभिदान या ऐसे निर्गमन को अति अभिदानित निर्गमन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है, अर्थात जितने अंशों के निर्गमन के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, उससे ज्यादा अंशों का निर्गमन किसी भी दशा में नहीं कर सकती। अब यहाँ परिस्थिति समझें, आवेदन आ गए ज्यादा अंशों के और इशू साइज है कम, कंपनी क्या करेगी इसके लिए? तो देखें, यहाँ पर 2 बातें हम लोगों को ध्यान देनी है। पहला तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जितना इशू साइज है उससे 1 शेयर भी ज्यादा इशू नहीं हो सकता है। और दूसरा, इसका एक समाधान का रास्ता सेबी की गाइडलाइन बताती है। सेबी क्या कहती है? तो सेबी की गाइडलाइन कहती है कि यदि कोई इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो उसके सभी आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए और उसके सभी आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में सभी आवेदनों को कंसीडर किया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इशू का अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, आनुपातिक आधार पर होना चाहिए। अब यहाँ यह बात से भी स्पष्ट करता है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उस कंडीशन से निपटने का जो तरीका होगा वो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा। स्टूडेंट्स, इस परिस्थिति से निपटने के लिए कंपनियां स्वतंत्र होती हैं। यह सेबी की जो गाइडलाइन है वो केवल एक मार्गदर्शक संकेत देती है और कंपनी का अपना गाइडलाइन हो सकता है, कंपनी का अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें अलग व्यवस्था हो सकती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी स्वतंत्र हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को वो किस प्रकार से डील करें। स्टूडेंट्स, यहाँ जो सिचुएशन उत्पन्न होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के संदर्भ में, उससे निपटने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 3 प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं, 3 प्रकार के विकल्पों का
इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला जो विकल्प है वो है कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है अर्थात जो इशू साइज है उतने तक के आवेदनों को पूर्ण रूप से अंश अलॉट कर दिए जाए। जैसे 1 लाख शेयर यदि कंपनी जारी करती है और 1,20,000 आवेदन आ गए तो 1 लाख जो टॉप प्रायोरिटी वाले जो एप्लीकेशंस हैं उन पर 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए जाएं और बचे हुए आवेदनों को लौटा दिया जाए, वापस कर दिया जाए, उनके पैसे को लौटा दिया जाए, उनको कोई शेयर अलॉट ना हो। तो ये पहला विकल्प है, यानी जितना इशू साइज है उतने तक के आवेदनों को पूर्ण रूप से अंश अलॉट कर दिए जाए, जितने उन्होंने डिमांड किए हैं उतने शेयर उनको अलॉट कर दिए जाए। तो यह पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि किसी को लौटाया ना जाए, किसी का आवेदन निरस्त न किया जाए, किसी का पैसा वापस न किया जाए, तो किया क्या जाए? तो सबको आनुपातिक आधार पर आवंटन कर दिया जाए। जैसे अब 1 लाख शेयर है, 1,20,000 लोग आवेदन कर दिए, 1,20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए, तो क्या किया जाएगा? यहाँ इस परिस्थिति में यदि दूसरी सिचुएशन की बात करें तो यहाँ विकल्प यह है कि सभी अंशों को या सभी अंशों के आवेदकों को आनुपातिक आधार पर प्रो रेटा अलॉटमेंट के जरिए प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर उन्हें अंश आवंटित कर दिए जाए। जैसे यदि इशू साइज 1 लाख की है और जो एप्लीकेशन है वो 1,20,000 शेयर्स के लिए आ गए, तो क्या करेंगे? यहाँ अब 1,20,000 आवेदनों पर 1 लाख अंशों को एडजस्ट करना है, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट आवंटन, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होगा? तो कितने हमारे पास शेयर हैं और कितने एप्लीकेशन हैं, उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ अभी जो परिस्थिति देखी तो इसमें जो रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 या 10 डिवाइडेड बाई 12 या 5 डिवाइडेड बाई 6। अर्थात जिसने 6 शेयर की डिमांड की है उसे 5 शेयर मिल जाएंगे, जिसने 12 शेयर की डिमांड की है उसे 10 शेयर मिल जाएंगे। इस अनुपात के आधार पर जो आवेदक हैं, अंशों के जो आवेदक हैं, उनके आवेदनों की संख्या और उन्हें जो अलॉटमेंट रेशियो है, प्रोपोर्शनेट है, जो अनुपात है, उसके आधार पर जो संख्या आती है, एक मार्केटेबल लॉट जो प्राप्त होती है, उस लॉट के आधार पर सबको शेयर अलॉट हो जाते हैं, सबको शेयर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। यह सेकेंड विकल्प बनता है, दूसरा विकल्प बनता है। अब तीसरे विकल्प की यदि बात करें तो तीसरा विकल्प कुछ और नया नहीं है, इन दोनों विकल्पों का मिला जुला रूप है, और वह यह कहता है कि कुछ आवेदनों को वापस कर दिया जाए, यानी जो रेशियो में फिट नहीं बैठते हैं, रेशियो में ठीक प्रकार से नहीं आते हैं या उनमें कोई डाउट है, तो ऐसे जो आवेदन है उनको वापस कर दिया जाए, और जो आवेदन शेष बचते हैं उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर आवंटन कर दिया जाए। यानी ये तीसरा विकल्प जो है वो पहले और दूसरे का मिक्स होता है, यानी कुछ सीमा तक आवेदनों को वापस कर दिया जाए और बची हुई जो संख्या है आवेदनों की उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया जाए। इस बात को हम लोग आगे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो वहां ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन विभिन्न परिस्थितियों में, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की इन तीनों परिस्थितियों में लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इन तीनों परिस्थितियों में लेखांकन की प्रविष्टियां किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से अकाउंटिंग होगी। आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले यदि बात करें अल्टरनेटिव नंबर 1, यानी टू फुल एक्सेप्टेड नीडेड नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड दोज इन एक्सेस। तो यहाँ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग तब होगी जब यह ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, एप्लीकेशन प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ बता दें कि जितने एप्लीकेशन कंपनी को मिलेंगे, जितने एप्लीकेशन प्राप्त होंगे, उनके साथ एप्लीकेशन मनी आएगी। तो यहाँ पर एंट्री छांट के नहीं करनी है, अलग अलग नहीं करनी है कि कितना हम अलॉट कर रहे हैं। भैया जितने पैसे आएंगे उनका रिकॉर्ड तो हमें रखना है ना। तो इसलिए जब एप्लीकेशन प्राप्त होंगे तो उस समय जो एंट्री होगी वह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जितने भी आवेदन आएंगे उनकी पूरी संख्या के आधार पर यहाँ एंट्री होगी, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन फुल नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। और जितने रुपए एप्लीकेशन पे डिमांड करने हैं उसके हिसाब से यहाँ अमाउंट निर्धारित किया जाएगा। दूसरी एंट्री कब की जाएगी? तो यह सिचुएशन पहले ध्यान से समझिए कि इसमें क्या है, जितना इशू साइज है उतने शेयर को तो अलॉट करेंगे। तो जितने शेयर को अलॉट करेंगे उतने शेयर का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो बचा हुआ अमाउंट है, चूंकि उन आवेदनों को निरस्त करना है, वापस करना है, रिफ्यूज करना है, तो क्या करेंगे, उतने आवेदनों पर प्राप्त राशि को जिन्हें रिफ्यूज करना है, जिन्हें लौटाना है, उसे क्या करेंगे, उन्हें लौटाने की एंट्री कर देंगे। उनका पैसा उनके आवेदकों को वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करेंगे वह होगा कि जब एक्सेस जो अमाउंट है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसको रिजेक्ट करने की, उसके पैसे को लौटाने की एंट्री करेंगे। और वो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ डॉट डॉट। यानी जितने शेयर वापस करेंगे और जितना उन पर शेयर अमाउंट है उसका यहाँ पे उल्लेख करेंगे और उसी के आधार पर यहाँ अमाउंट तय किया जाएगा। तो एंट्री स्पष्ट है कि जब अंशों का कोई आवेदन निरस्त किया जाता है या उसे रिफ्यूज किया जाता है तो उसके लिए एंट्री ठीक उल्टा बनती है, रिसीव एंट्री के ठीक उल्टा बनती है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगली एंट्री करने की जरूरत तब होती है जब जिन अंशों को शेयर अलॉट कर देते हैं उनके एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर एंट्री होती है, यानी व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए जो एंट्री होती है वह होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ एंट्री एज इट इज होती है, लेकिन यहाँ अमाउंट की बात करें तो जितना इशू साइज है ना, उस इशू साइज के आधार पर जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो निर्धारित यहाँ किया जाएगा और उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि इन तीनों एंट्री पे ध्यान दें तो इन तीनों एंट्री की जगह दो एंट्री से भी काम चलाया जा सकता है। जैसे यदि एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 की यदि कंपाउंड एंट्री बना दी जाए तो एक एंट्री से भी काम चल सकता है, यानी व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ डॉट डॉट पर रिफंडेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जहाँ तक अमाउंट की बात करें तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन के सामने डेबिट साइड में जितने एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त हुए हैं वो अमाउंट होगा, यानी जितना एप्लीकेशन प्राप्त हुआ और एप्लीकेशन पे जितना रेट ऑफ पर शेयर है वह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा। अब जो लौटाने वाला अमाउंट है, रिफंड करने वाला अमाउंट है, उसको टू बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे। और इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो जितने अंशों के आवेदनों को वापस करना है उन आवेदनों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई जितना रेट ऑफ एप्लीकेशन है। और तीसरी की यदि बात करें शेयर कैपिटल अकाउंट की तो ये वो है जो इशू साइज है, यानी इशू साइज मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी या रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी।
तो इस प्रकार से हम 3 एंट्री की जगह 2 एंट्री यदि बनाएं तो एक हो जाएगा एप्लीकेशन रिसीव करने की और दूसरी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन के पैसे के एलोकेशन की। यानी इसका 2 तरीके से एलोकेशन होगा। एक तो होगा कि जो हिस्सा रिफंड करना है वह, और दूसरा जो हिस्सा जिसके लिए शेयर अलॉट करने हैं वह, और जिनके लिए शेयर अलॉट करना है वह हिस्सा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और जिस हिस्से को रिफंड करना है उस हिस्से को बैंक अकाउंट के थ्रू क्रेडिट करेंगे। और अब हम बात करें बाकी एंट्रीज की, जैसे अलॉटमेंट ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी प्राप्त करने की, तो या कॉल्स ड्यू करने की या कॉल्स मनी प्राप्त करने की, तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है, कोई एडिशनल एंट्री की जरूरत नहीं है, किसी विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसी एंट्री हम लोग करते हैं नॉर्मली, वैसी ही एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की करेंगे, वैसे ही एंट्री अलॉटमेंट पर अमाउंट रिसीव करते समय करेंगे, वैसे एंट्री कॉल्स ड्यू करते समय करेंगे, वैसे एंट्री कॉल प्राप्त करते समय करेंगे। तो यहाँ जो मेन बात है, जो मेन प्रॉब्लम है, वह है एप्लीकेशन पर हिसाब किताब को ठीक करने की। और एप्लीकेशन के हिसाब किताब को ठीक करने के लिए यहाँ जो एंट्री होती है वह पहली एप्लीकेशन प्राप्त करने की होती है, दूसरी जो शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं उनके एप्लीकेशन का अमाउंट वापस करने की एंट्री होती है, और तीसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव नंबर 2 की, और यह अल्टरनेटिव नंबर 2 जो है वो क्या है, तो वह है प्रो रेटा अलॉटमेंट, अर्थात अंशों का आनुपातिक आवंटन। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड अल्टरनेटिव को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की मदद लेंगे, और इसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से इसमें अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है रुचि लिमिटेड। एक रुचि लिमिटेड है जिसने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू किया है 50,000 अंशों के निर्गमन के लिए, और एक अंश की जो कीमत है वो है 10 रुपये। इस निर्गमन की जो राशियां हैं, जो अमाउंट है, वो 3 स्टेजेस पे प्राप्त करने हैं। पहला एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, और फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपये की होगी। यानी इशू की जो कंडीशन है वह है इशू एट पार। अब आगे यदि बात करें तो 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। समस्या यहाँ उत्पन्न हुई, यानी एप्लीकेशन कितने अंशों के लिए था, तो एप्लीकेशन प्राप्त करना था 50,000 अंशों के लिए, और आए कितने, तो 60,000 अंश। तो इशू क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब्ड कहा जाएगा। अब देखें यहाँ प्रश्न में भी यह एक विकल्प की चर्चा यहाँ की गई है कि इस ओवर सब्सक्रिप्शन से निपटने के लिए जो कंपनी है उसने क्या विकल्प अपनाया है। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो अलॉटमेंट होगा वो प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर किया जाएगा, और इस प्रकार जो एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन है उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग इस एग्जाम्पल की मदद से प्रो रेटा अलॉटमेंट पर होने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर यदि इस प्रश्न के हिसाब से अकाउंटिंग देखें तो अकाउंटिंग है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रुचि लिमिटेड, और इसमें जो अकाउंटिंग है वो 2 प्रकार से की जा सकती है। यानी इस समस्या से निपटने के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग इन दोनों रूपों को यहाँ पे समझते हैं कि क्या अंतर है, और हम आपको बता दें इनमें से कोई भी एक तरीका आप इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपना सकते हैं, कोई भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोनों ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर ठीक हैं, सही हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड 1 को देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली एंट्री होगी वह होगी एप्लीकेशन प्राप्त करने की या एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की।
तो यहाँ जो एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जैसा कि प्रश्न में है, एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो 60,000 अंशों के लिए है और 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे है। तो अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। तो ये तो पहली एंट्री हो गई। अब यदि दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ऑन ईच ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यह एंट्री क्यों हुई? तो यह एंट्री हुई जितने शेयर्स इशू थे उनके अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। और जो एक्सेस अमाउंट होगा वह एक्सेस अमाउंट यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कि अलॉटमेंट का अमाउंट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अलॉटमेंट का जब अमाउंट प्राप्त किया जाएगा उसी के साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ दूसरी एंट्री के समय जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1,50,000। अब देखें थोड़ा सा यहाँ आप समझें कि जो एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त हुआ वो कितने का था? 1,80,000 का। 1,50,000 चूँकि यही अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होना था, तो 1,50,000 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी एप्लीकेशन में कितना पैसा बचा या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा बचा? तो 30,000 रुपये बचा। और यही पैसा तो एक्सेस अमाउंट होगा। और एक्सेस अमाउंट के बारे में प्रश्न में व्यवस्था है कि यह एक्सेस अमाउंट कहाँ एडजस्ट होगा? तो एक्सेस अमाउंट जो है वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। तो आइए अब इसके साथ ही हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री की यदि बात करें तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय सभी शेयर्स पर, यानी जितना शेयर्स अलॉट किया गया है या जितने आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है उन सब पर अलॉटमेंट की कॉल ड्यू की जाएगी। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। अब अमाउंट की यहाँ बात करें तो 50,000 शेयर है, 3 रुपये का एक है, अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपये। अब असली बात जो है वो अकाउंटिंग नंबर 4 की है और अकाउंटिंग नंबर 4 होगी जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने पर यहाँ एंट्री में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है उसको एडजस्ट करने की भी एंट्री है। इसलिए यहाँ एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और देखें एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अर्थात यह एंट्री इस प्रकार से इसलिए हुई है कि देखें जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है वो है 1,50,000 रुपये का, लेकिन क्या 1,50,000 पूरा का पूरा प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका एक्सेस अमाउंट जो उन्होंने एप्लीकेशन के समय जमा कर रखा था वह कंपनी के पास है और कंपनी ने उन्हें किस खाते में रखा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा है। तो उतने पैसे प्राप्त नहीं होंगे जितना कि एक्सेस है। तो एक्सेस है कितना? 30,000। तो 1,50,000 रुपये प्राप्त करने थे, 30,000 एक्सेस है जो प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, एडवांस में मिल चुका है। तो मिलेगा अल्टीमेटली कितना? तो 1,50,000 ड्यू माइनस 30,000 एक्सेस अमाउंट। तो रिसीविंग अमाउंट कितना होता है? रिसीव अमाउंट जो होगा वो बैंक खाने में दिखाया जाएगा या बैंक खाते में डेबिट किया जाएगा और वह हो जाएगा 1,20,000 रुपये। और दूसरा एक्सेस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे जो प्राप्त हुआ है एक्सेस अमाउंट है वह कितना है? 30,000। तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा? तो उसे दिखाया जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। चूँकि वो ऑलरेडी एप्लीकेशन अमाउंट में क्रेडिट है तो इसे बंद किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में और एंट्री हो जाएगी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ 30,000। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो 1,20,000 रुपये प्राप्त हो गए, 30,000 रुपये एडजस्टमेंट वाला, यानी टोटल 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री इस प्रकार से संपन्न होगी। अब आगे की एंट्री की यदि बात करें तो आगे की एंट्री यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त करने की, वह एज इट इज होगी, यानी नॉर्मल सिचुएशन में जैसे होनी चाहिए ठीक वैसे ही होगी। उसको समझने के पहले या उस एंट्री को देखने के पहले हम लोग यहाँ पर अब जहाँ तक एंट्री हम लोगों ने मेथड 1 में समझ ली है, इन्हीं एंट्रीज को जरा मेथड 2 में समझने की कोशिश करते हैं कि इन एंट्रीज की जगह पे यदि हम दूसरा तरीका कोई अपनाएं या कोई दूसरा विकल्प यदि अपनाएं तो क्या हो सकता है। तो उसको हम लोग मेथड 2 में सीखेंगे। तो मेथड 2 की यदि बात करें तो यहाँ पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जैसा मेथड 1 में एंट्री हुई है ठीक उसी प्रकार से मेथड 2 में भी एंट्री होगी, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received on 60,000 shares at the rate of 3 per share with 1,80,000। नेक्स्ट दूसरी एंट्री की यदि बात करें तो दूसरी एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा कि पहली मेथड में तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम लोगों ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट जो एक्सेस अमाउंट है उसे अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे यह छोटा सा एक परिवर्तन है। आइए एंट्री के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो एंट्री होगी वह होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इतनी एंट्री तो पहले मेथड में भी हुई है, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ है दूसरी एंट्री का, तो दोनों में अंतर यह है कि पहले मेथड में जो एक्सेस अमाउंट था वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही था, लेकिन यहाँ पर क्या किया तो शेयर एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में इसी समय ट्रांसफ़र कर दिया। बस दोनों में केवल इतना ही अंतर है। आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, यानी शेयर एप्लीकेशन का पूरा पैसा दो जगह पे बांट दिया जाएगा, यानी जो हिस्सा शेयर कैपिटल का है उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना, और जो हिस्सा अलॉटमेंट का है उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो इस प्रकार से देखें तो टोटल अमाउंट की यदि बात करें तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट यहाँ डेबिट होगा, यानी 1,80,000 रुपये जितना प्राप्त हुआ है। इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो खातों में डाइवर्ट किया गया, दो खातों में ट्रांसफ़र किया गया। पहला कहाँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, कितना तो 1,50,000 यानी 50,000 शेयर हैं, 3 रुपये पर का है, और बचा हुआ जो एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ चला गया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बता दूँ दोनों एंट्री अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, अकाउंटिंग में वही प्रभाव डालती हैं जो पहली एंट्री का है। तो यहाँ पर एंट्री से संबंधित कोई मसला नहीं है, आप पहले मेथड या दूसरे मेथड दोनों में से कोई अपना सकते हैं। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री मेथड सेकेंड में। तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेथड 1 की तरह यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू होगा, यानी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। ये एंट्री बिल्कुल हूबहू वैसी है तो अमाउंट भी ठीक वैसे ही होगा 1,50,000। चौथी एंट्री में जो परिवर्तन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखें यहाँ मेथड सेकेंड में जो एंट्री होगी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने पर, वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। मीन्स यहाँ पहली सिचुएशन में देखें तो जो रिसीविंग पर एंट्री थी उसमें शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को एडजस्ट किया गया है, लेकिन दूसरे मेथड की बात करें तो यह एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 2 पर ही हो गया है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 4 में दोबारा इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हिस्सा एंट्री नंबर 2 में ही डेबिट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर सिंपल सी एंट्री एक बनती है, जितना पैसा अलॉटमेंट पे मिलने वाला है, जितना पैसा मिला, जितना पैसा प्राप्त हुआ, उसके लिए एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना रिसीव होगा? तो रिसीव होगा 1,20,000 रुपये, ये हम जानते हैं। तो बैंक में डेबिट हो जाएगा 1,20,000 रुपये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस को हम लोगों ने कवर किया। अभी अगली एंट्री की बात करें, जो 5th एंट्री होगी इस सिचुएशन में। अब यहाँ आगे जितने भी एंट्रीज होगी स्टूडेंट, वो एज इट इज़ होगी, यानी मेथड 1 मेथड 2 में कोई अंतर नहीं होगा। जो भी अंतर होना था वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिलेटेड अंतर होना था। तो आइए देखते हैं कि कॉल्स की एंट्री इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी। तो एंट्री नंबर 5 हो जाएगा व्हेन कॉल्स मनी बिकमिंग ड्यू। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। तो यहाँ अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। और चूंकि सेम यही एंट्री हो जाएगी मेथड सेकेंड में भी, तो एंट्री वही होगी, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। अमाउंट वही हो जाएगा 2 लाख रुपये। अब लास्ट एंट्री की बात करें तो लास्ट एंट्री तब होगी जब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। एंट्री हो जाएगी 6वें नंबर की एंट्री। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यानी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर रिसीव्ड। अमाउंट की बात करें तो 2 लाख रुपये। सेम एज इट इज़ मेथड सेकेंड में हो जाएगा, तो यहाँ कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रो रेटा अलॉटमेंट को समझा। प्रो रेटा अलॉटमेंट के लिए स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई मेथड जो आपको यूज टू हो, जो आपको ठीक से समझ में आया हो, इन दोनों में से कोई मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू के थर्ड अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, तीसरे विकल्प की बात करते हैं, जो पहले और दूसरे का मिक्स है। यानी कुछ संख्या में जो आवेदन है उनको निरस्त कर दिया जाए, उनको रिफ्यूज कर दिया जाए, और बचा हुआ जो आवेदन है उस पर प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाए। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ठीक प्रकार से समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल की मदद लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ है। एक राघव लिमिटेड है जिसने 1 लाख अंशों के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस जारी किया, और प्रत्येक अंश जो है वो 10 रुपये का है, और जो अमाउंट है वो 3 स्टेज में यहाँ भी प्राप्त होगा। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये। अगली बात इस एग्जाम्पल में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो एप्लीकेशन प्राप्त हुए वह हैं 1,50,000 के। 1,50,000 शेयर्स अप्लाइड फॉर, 1,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों का जो अलॉटमेंट है, जो अलॉटमेंट ट्रीटमेंट है, वो इस प्रकार से है कि 1,20,000 जो शेयर्स हैं या 1,20,000 अंशों के लिए जो आवेदन है, उनका अलॉटमेंट प्रो रेटा आधार पर किया जाएगा। यानी उनको कुल 1 लाख अंश जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। बचा हुआ जो एप्लीकेशन है, यानी 30,000 एप्लीकेशन, इनका ट्रीटमेंट इस प्रकार से होना है कि इनको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इनको वापस कर दिया जाएगा। कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए? कुल आवेदन प्राप्त हुए 1,50,000, जिसमें से 1,20,000 का प्रो रेटा अलॉटमेंट और 30,000 का रिफ्यूजल, 30 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे जो बात है वो ये है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसका एडजस्टमेंट ठीक इसके पहले के ही तरीके से होगा, यानी अलॉटमेंट पर उसे एडजस्ट किया जाएगा। अब यहाँ आपको जर्नल एंट्री बनानी है कंपनी की पुस्तकों में। तो आइए इस सिचुएशन में, यानी थर्ड अल्टरनेटिव का यदि हम इस्तेमाल करें तो किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्री होगी, इस
टर्म को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहाँ बता दें कि यहाँ भी हमारे सामने यानी इस समस्या से निपटने के लिए भी या इस एग्जाम्पल को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे सामने दो विकल्प उपलब्ध हैं। जर्नल एंट्री करने के दो मेथड्स हमारे सामने उपलब्ध हैं। कौन? तो पहला मेथड 1। तो सबसे पहले मेथड 1 की ही बात करते हैं। तो मेथड 1 में पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन प्राप्त करने की। एप्लीकेशन प्राप्त करते समय एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है 1,50,000 अंशों का। एप्लीकेशन पर 2 रुपये पर शेयर है, इसलिए अमाउंट जो है वो हो जाएगा 3 लाख रुपये। स्टूडेंट्स अब दूसरे एंट्री की यदि बात करें तो दूसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर रिफ्यूज्ड and on 1 lakh share at the rate of 2 on each transfer to equity share capital account। यदि प्रश्न को ध्यान से देखें तो 30,000 जो अंशों के आवेदक हैं उनका पैसा क्या करना है? वापस कर देना है। और 1 लाख शेयर जो है वो 1,20,000 अंशों के आवेदकों के मध्य प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों एंट्री को कंबाइंड तरीके से यानी दोनों जो ट्रांजैक्शन है यानी रिफ्यूज करने का यानी लौटाने का और दूसरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का, इन दोनों के लिए हमने एक कंपाउंड एंट्री यहाँ बनाई है और एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो होगा 2,60,000। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे 30,000 जो शेयर्स हैं उनका पैसा वापस करना है, 2 रुपये पर शेयर है। तो यहाँ ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से। और वहीं यदि बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, 2 रुपये पर शेयर के रेट से ट्रांसफ़र होगा। तो जो अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा? 2 लाख रुपये। तो टोटल एप्लीकेशन अमाउंट यानी 2,60,000 रुपये इस दूसरी एंट्री में लिखा जाएगा। और यदि हम पहली एंट्री को ध्यान से देखें तो इसमें जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है वह है 3 लाख रुपए का। इसमें से 2,60,000 का ट्रीटमेंट हमने दूसरी एंट्री से कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास 40,000 रुपये का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जमा है। क्यों? तो इसका एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट पे। और इसके लिए अब अलॉटमेंट की एंट्री को यदि हम लोग समझें तो तीसरी एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि 3 रुपये पर शेयर है, 1 लाख शेयर हैं तो ठीक सीधा सीधा हिसाब है 3 लाख रुपये। अब यदि चौथी एंट्री की बात करें, जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तो यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी और साथ ही साथ जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है उसको एडजस्ट करने के लिए एंट्री होगी। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और सबसे पहले यदि अमाउंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है यानी एक्सेस अमाउंट है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यानी वो है 40,000। और दूसरा जो प्राप्त होने वाला अमाउंट है, चूँकि ड्यू अमाउंट है 3 लाख रुपये, 40,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस के रूप में प्राप्त हैं। तो इस समय अलॉटमेंट के लिए जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 3 लाख माइनस 40,000 यानी 2,60,000। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,60,000 से और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो हो जाएगा 3 लाख रुपए से। तो इस प्रकार से यहाँ फर्स्ट मेथड में जो थर्ड अल्टरनेटिव है उसकी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब आगे की एंट्री की यदि बात करें यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो वो नॉर्मल सिचुएशन की तरह होगी, एज इट इज़ होगी। उसका इस ओवर सब्सक्रिप्शन या
जो अलॉटमेंट के अल्टरनेटिव्स हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए उन एंट्रीज को समझने के पहले हम लोग मेथड 2 में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर होने वाले ट्रीटमेंट की बात करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मेथड 2 की यदि बात करें तो यहाँ पे पहली एंट्री में कोई फ़र्क नहीं होगा। पहली एंट्री एज इट इज होगी जैसे मेथड 1 में हुई है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। अमाउंट भी एज इट इज होगा 3 लाख रुपये। दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री में यहाँ परिवर्तन होगा। स्टूडेंट, इसके ठीक पहले वाले एग्जाम्पल को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ भी मेथड 1 और मेथड 2 में जो अंतर देखा वह यही था कि एप्लीकेशन की जो दूसरी एंट्री है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो वो मेथड 2 हो जाता है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि मेथड 1 में जो एक्सेस अमाउंट है वह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही रहता है, जबकि मेथड 2 में ठीक उसी समय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद कर देते हैं और शेयर एप्लीकेशन अमाउंट का जो एक्सेस अमाउंट है उसे अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोनों में बस यही अंतर है। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी सेकेंड मेथड के हिसाब से वो हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब नरेशन को देखें तो ये सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ऑन ईच रिफ्यूज्ड एंड ऑन 1 लाख शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चूँकि एप्लीकेशन का कुछ ऐसे ही हिसाब किताब करना है, 30,000 का वापस कर देना है, जो 1,20,000 हैं उसमें से 1 लाख वाला शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है और 20,000 शेयर के बदले में जो एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ठीक उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाए हैं इसकी। अब अमाउंट की यहाँ पे बात करें एंट्री नंबर 2 में सेकेंड मेथड में यदि अमाउंट की बात करें तो बड़ा क्लियर कट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ 3 लाख, चूँकि 3 लाख प्राप्त हुआ है तो इस 3 लाख का कहाँ कहाँ हिसाब है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ कंपाउंड एंट्री बनाई है। उसमें पहला क्या है तो 30,000 अंशों के लिए 60,000 रुपये वापस कर देना है। दूसरा हिसाब है 1 लाख अंशों पर 2 लाख रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। और तीसरा हिसाब क्या है तो 40,000 रुपये का जो एक्सेस अमाउंट है वह चूँकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है इसलिए उसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। वहीं तीसरी एंट्री की बात करें तो तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की एज इट इज़ हो, जैसा कि पहले मेथड में देखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर विथ 3 लाख। हाँ, अब यहाँ चौथी एंट्री की यदि बात करें तो चौथी एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जैसा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर पहले सिचुएशन में जो चौथी एंट्री हुई है उसमें जो अमाउंट अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है वह और साथ ही साथ शेयर एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है जिसे एडजस्ट करना था अलॉटमेंट पे, इन दोनों को मिला करके कंपाउंड एंट्री की गई है। जबकि दूसरे मेथड पे यदि ध्यान दें तो यह प्रक्रिया दूसरी एंट्री के समय ही संपन्न हो गई है एक्सेस अमाउंट से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सी एंट्री बनेगी सेकेंड मेथड में और वह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। मतलब यहाँ पर केवल वही अमाउंट लिखा जाएगा जो अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे प्राप्त हुआ। और कितना प्राप्त होगा, 3 लाख ड्यू है, 40,000 रुपये ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है जिसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले ही क्रेडिट किया जा चुका है। तो यहाँ जो मिलने वाला अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,60,000। तो इस प्रकार से एंट्री में परिवर्तन होगा यदि
क्वेश्चन में अल्टरनेटिव्स अलग अलग हों, यानी पहला अल्टरनेटिव है तो कुछ और होगा, दूसरा अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया तो कुछ और होगा, तीसरा अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया तो थोड़ी एंट्री में और परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 अल्टरनेटिव्स हैं, इसके अतिरिक्त भी अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन ये तीनों अल्टरनेटिव्स कॉमन हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब बाकी जो अल्टरनेटिव्स हैं या इस ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन से निपटने के जो अन्य विकल्प हैं वह क्वेश्चन में जब उत्पन्न होंगे तो उनके संबंध में एंट्री में जो परिवर्तन होगा हम उसी समय उस बात को डिस्कस कर देंगे, वहाँ पे आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट चूंकि करना है तो क्वेश्चन में अगली जो एंट्री होगी वह होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, और एंट्री चूंकि सिंपल तरीके से होगी, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। 1 लाख अंशों के लिए ये अमाउंट ड्यू होगा। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर, और अमाउंट की बात करें तो हो जाएगा इस रेट से 5 लाख रुपीज़ का। वहीं अगर सेकेंड मेथड में बात करें तो एंट्री एज इट इज होगी, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट भी एज इट इज होगा। अब अंतिम एंट्री होगी यानी 6 नंबर की एंट्री, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अमाउंट रिसीव होगा, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ऑन ईच रिसीव्ड, अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। सेम सिचुएशन जो है वो सेकेंड मेथड में होगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ 5 लाख रुपीज़। स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा, जिसमें पहला था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है और इस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या, इसके संबंध में कंपनी एक्ट की गाइडलाइन क्या है, इसके संबंध में सेबी की गाइडलाइन क्या है, और इसके संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस बात को हम लोगों ने देखा। और तीसरी जो सिचुएशन थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर के, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर इससे प्रभावित होता है। तो यह जो सिचुएशन थी वो थी ओवर सब्सक्रिप्शन की, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को हम लोगों ने समझा। आशा है कि दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी। स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग से संबंधित और भी जो टर्म्स हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। और तब तक यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, पेज को शेयर करें, और यदि यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और हमारे इस सीरीज के जो बाकी वीडियोज हैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।